Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वाक्य विचार समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड। प्रथम 2 खंडों में हमने वाक्य, उसके 2 अंगों, उद्देश्य और विधेय एवं वाक्य संरचना से संबंधित 2 प्रकार की अशुद्धियों के बारे में समझा। अब हम तीसरे प्रकार की अशुद्धि रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी अशुद्धि को समझेंगे। बच्चों से पतंग नहीं उड़ी अशुद्ध वाक्य है। बच्चों से पतंग नहीं उड़ाई गई शुद्ध वाक्य है। नौकरानी से झाड़ू लगाओ अशुद्ध वाक्य है। नौकरानी से झाड़ू लगवाओ शुद्ध वाक्य है। आज हम खाना नहीं खाए अशुद्ध वाक्य है। आज हमने खाना नहीं खाया शुद्ध वाक्य है। मैंने गृह कार्य करना भूल गया अशुद्ध वाक्य है। मैं गृह कार्य करना भूल गया शुद्ध वाक्य है। रचनांतरण संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत वाच्य, प्रेरणार्थीकरण, भूतकाल व ने के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां आती हैं। इस संबंध में भी हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वे बातें इस प्रकार है। पहली मुख्य बात है, कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य यानी कर्मवाच्य व भाववाच्य और अकर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य दोनों में रूपांतरण संभव है। कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता के बाद के द्वारा, द्वारा या से परसर्ग लग जाता है। तीसरी मुख्य बात है, भूतकाल बनाते समय धातु में आ प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे पढ़ का पढ़ा, चल का चला, रख का रखा। स्वरांतरण धातुओं में आ का परिवर्तन या में हो जाता है, जैसे सो का सोया, पी का पिया, खा का खाया। बच्चों, वाच्य यह पाठ आपको कक्षा 8 में पढ़ाया जाएगा और इससे संबंधित नियम भी आपको कक्षा 8 में ही समझाए जाएंगे। परंतु अब इस समय आपके वाक्य परिवर्तन में या वाक्य संरचना में या वाक्य रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो, इसका एकमात्र उपाय है अभ्यास। आप जितना अभ्यास करेंगे, आप जितनी लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते और लिखते हैं तो वह हमारे दिमाग में बस जाता है। दोबारा हम चाह कर भी वह गलती नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए व्याकरण के अंतर्गत आपको बार बार एक ही बात कही जाती है कि व्याकरण निरंतर अभ्यास द्वारा सीखने की वस्तु है। अर्थात व्याकरण का ज्ञान अगर आप संपूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। अब वाक्य संरचना से संबंधित अन्य अशुद्धियां कुछ इस प्रकार हैं। पुनरुक्ति की अशुद्धियां। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही। सप्रमाण का अर्थ ही होता है कि प्रमाण सहित, तो वहां पर सहित एक एडिशनल या अतिरिक्त लिखने की जरूरत नहीं है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार से होंगे, उसने अपनी बात सप्रमाण कही अथवा उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। एक बार जब कृपया कह दिया गया है तो दोबारा कृपया
पा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आज का अवकाश देने की कृपा करें। यह शुद्ध वाक्य है। हम लोग यहाँ सकुशल पूर्वक है। यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा हम लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं अथवा हम लोग यहाँ सकुशल हैं। अशुद्ध वाक्य है मेरे पास केवल मात्र 10 रुपए हैं। यहाँ पर केवल और मात्र दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमें केवल एक ही शब्द का प्रयोग करना है। इस प्रकार शुद्ध वाक्य होगा मेरे पास केवल 10 रुपए हैं या मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। अन्य प्रकार की अशुद्धि है परसर्ग संबंधी अशुद्धियां। मैं बस पर गया, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा मैं बस से गया। अशुद्ध वाक्य है यह काम समाप्त होने पर है। शुद्ध वाक्य होगा यह काम समाप्त होने को है। अशुद्ध वाक्य है पुस्तक मेज में पड़ी है। शुद्ध वाक्य होगा पुस्तक मेज पर पड़ी है। अन्य अशुद्धि है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य है तेरे को यह बात किसने बताई। शुद्ध वाक्य है तुम्हें यह बात किसने बताई। अशुद्ध वाक्य है मैंने थोड़ी देर में बाजार जाना है। शुद्ध वाक्य है मुझे थोड़ी देर में बाजार जाना है। अशुद्ध वाक्य है क्या तुमने यह पुस्तक मेरे को देनी थी। शुद्ध वाक्य है क्या तुम्हें यह पुस्तक मुझे देनी थी। अशुद्ध वाक्य है हमारे को टॉफी नहीं मिली। शुद्ध वाक्य है हमें टॉफी नहीं मिली। अन्य प्रकार की अशुद्धि है वाक्य निर्माण की अशुद्धि। जो करेगा वह भरेगा, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा जो करेगा सो भरेगा। अशुद्ध वाक्य है क्या यह संभव हो सकता है। शुद्ध वाक्य है क्या यह संभव है। अशुद्ध वाक्य है कोई बच्चे ने आवाज दी। शुद्ध वाक्य है किसी बच्चे ने आवाज दी। अशुद्ध वाक्य है यहाँ नहीं लिखो। शुद्ध वाक्य है यहाँ मत लिखो। अशुद्ध वाक्य है गत रविवार वह मुंबई जाएगा। शुद्ध वाक्य है गत रविवार वह मुंबई गया अथवा आगामी रविवार वह मुंबई जाएगा। इस प्रकार से हमने पाठ को पढ़ा एवं समझा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि निरंतर अभ्यास द्वारा पाठ को और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसलिए पाठ को पुनः पढ़ें एवं अभ्यास द्वारा उसे अच्छी तरह से समझें। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। शब्दों का सार्थक समूह जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्य में शब्द व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान होने से ही शुद्ध वाक्यों की रचना संभव है। कभी कभी पदों का उचित स्थान पर प्रयोग ना होना भी वाक्य अशुद्धि का कारण बन जाता है। क्रिया और कर्ता के प्रयोग में सामंजस्य का अभाव भी वाक्य की अशुद्धि का कारण होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किए जाने पर ही शुद्ध वाक्य का निर्माण होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार आवश्यक है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। एक ही शब्द का वाक्य में 2 बार प्रयोग पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि पैदा कर सकता है। परिसर्गों के अनुचित प्रयोग से वाक्य में अशुद्धि पैदा हो जाती है।
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ध्यान से न किया जाए तो वाक्य अटपटे और अशुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार मुख्य बिंदु के माध्यम से हमने पाठ को एक बार फिर से समझा। हमारे पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं समझें। धन्यवाद।